दहेज उत्पीड़न से संबंधित कानूनों के दुरुपयोग के संबंध में डिफरेंट हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लगातार महत्वपूर्ण फैसले दिए जा रहे हैं। मैं भी उन तमाम महत्वपूर्ण फैसलों पर एपिसोड लेकर के आपके बीच में आता रहता हूं। हम सभी जानते हैं कि पति पत्नी के बीच में जब विवाद बढ़ जाता है, मामला ज्यादा हो जाता है, तो भले ही विवाद की वजह कुछ हो, विवाद भले ही हस्बैंड और उसकी वाइफ के बीच में हो या सास ससुर के बीच में हो, लेकिन जब मामला कोर्ट कचहरी तक पहुंचता है तो ना सिर्फ पति और उसके माता पिता बल्कि पति के परिवार के तमाम सदस्यों के विरुद्ध, यहां तक कि उन बहनों और उन बहनों के हस्बैंड्स के विरुद्ध जिनकी शादी बहुत पहले हो चुकी है और वो लोग अपने परिवार में रह रहे हैं, पति के वो भाई जो कि पहले से शादीशुदा हैं और किसी दूसरे शहर में रह करके काम कर रहे हैं, उन सभी लोगों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करा दी जाती है। यह जो पार्ट है 498 ए का, इसको सुप्रीम कोर्ट लगातार कह रहा है कि यह मिसयूज है। दोस्तों, मेरा यह कहने का बिल्कुल मतलब नहीं है कि दहेज को लेकर के महिलाओं को प्रताड़ित नहीं किया जाता। निश्चित रूप से दहेज को लेकर के महिलाओं को प्रताड़ित किया जाता है, यहां तक कि महिलाओं की हत्या भी कर दी जाती है। मैं भी कई केसेस कर रहा हूं, लेकिन मिसयूज हो रहा है उससे भी हम इनकार नहीं कर सकते। और मिसयूज के चलते जो जेन्युइन केसेस होते हैं उनको भी शक की नजर से देखा जाने लगता है, और यह बात सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी अपने फैसले में, कई फैसलों में कही जा चुकी है। एक फिर मामला इसी तरीके का सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने बहुत महत्वपूर्ण फैसला दिया। इसमें पति के भाई के विरुद्ध जो एफआईआर दर्ज कराई गई थी उसको क्वैश करने का एक महत्वपूर्ण आदेश पारित किया। तो साथियों, मैं करीम अहमद सिद्दीकी एडवोकेट एक बार फिर हाजिर हूं आपके बीच में सुप्रीम कोर्ट के इसी महत्वपूर्ण फैसले के साथ। देखते हैं कि पूरा मामला क्या था और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की बेंच के द्वारा कौन सी महत्वपूर्ण बातें कही गई और फाइनली किस तरीके का आदेश दिया गया। साथियों, जो मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, इसके फैक्ट भी नॉर्मल जो मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट से संबंधित मुकदमे होते हैं उसी तरीके के फैक्ट्स थे कि दहेज की मांग करना, दहेज की मांग को लेकर के फिजिकली मेंटली टॉर्चर करना, वाइफ के द्वारा पति और उसके भाई के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई जाती है 498 ए, 323 इंडियन पेनल कोड और 3/4 डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट में। विवेचना शुरू होती है। विवेचना के दौरान हस्बैंड का जो भाई था, देवर, वो हाईकोर्ट जाता है और एफआईआर को चैलेंज करता है, एफआईआर को क्वैश कराने के लिए रिट फाइल करता है। ये इलाहाबाद हाईकोर्ट का मामला था। इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा एफआईआर को रद्द करने से इनकार कर दिया जाता है। उसके विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल की जाती है। यह जो मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, इस मामले का जो टाइटल है शोभित कुमार मित्तल वर्सेज स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। केस की पूरी डिटेल आपकी स्क्रीन पर है। सुप्रीम कोर्ट में बहुत महत्वपूर्ण बातें कही गई। एक तो जो आर्गुमेंट किया गया, सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बात कही अपने जजमेंट में। अक्सर लगभग सारे केसेस में ये बात कही जाती है कि जनरल एलिगेशन है, स्पेसिफिक एलिगेशन नहीं है। तो इस मामले में भी यही स्थिति थी। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बीवी नागरत्ना, जस्टिस आर महादेवन की खंडपीठ इस मामले की सुनवाई कर रही थी। इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वैवाहिक विवादों में परिवार के सभी सदस्यों को फंसाने की प्रवृत्ति के प्रति सुप्रीम कोर्ट ने चेतावनी देते हुए कहा कि विशिष्ट विवरणों का उल्लेख किए बिना केवल उत्पीड़न के सामान्य आरोप किसी भी व्यक्ति के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही जारी रखने के लिए पर्याप्त नहीं है। हाँ दोस्तों, महत्वपूर्ण बात कही कि अगर विशिष्ट विवरण नहीं है एफआईआर में, स्पेसिफिक घटनाओं का उल्लेख नहीं है एफआईआर में, सिर्फ सामान्य आरोप के आधार पर आपराधिक कार्यवाही को जारी नहीं रखा जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने दो महत्वपूर्ण फैसलों का जिक्र किया। एक तो हरियाणा बनाम भजल्ला 1992 का बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट था, जिसमें न्यायालय ने कहा था कि कार्यवाही रद्द की जा सकती है जहां आरोप स्वाभाविक रूप से इम्पॉसिबल लगते हों या संज्ञेय अपराध का खुलासा ना करते हों। एक और मामला दोस्तों, दारा लक्ष्मी नारायण वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 2025 का ही मामला था। जब ये जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट से, तब भी मैंने इस जजमेंट के बारे में वीडियो बनाया था। लिंक आई बटन में मिल जाएगा। अगर आप डिटेल में उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप उसको भी देख सकते हैं। तो इस केस का हवाला देते हुए ये कहा गया कि रिश्तेदारों पर लगाए जाने वाले व्यापक आरोपों को शुरुआत में ही रोक दिया जाना चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी
कि 498 आईपीसी के दुरुपयोग को रोकने के लिए रिश्तेदारों पे जो व्यापक आरोप लगाए जाते हैं, सामान्य आरोप, उनको शुरुआत में ही रोक देना चाहिए। साथियों, दारा लक्ष्मी नारायण के केस में एक और महत्वपूर्ण बात कही गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में उस बात को भी कोड किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दारा लक्ष्मी नारायण के मामले में अदालत ने कहा था कि हाल के वर्षों में देश भर में वैवाहिक विवादों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। साथ ही विवाह संस्था के भीतर कलह और तनाव बढ़ रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप आईपीसी की धारा 498 ए जैसे प्रावधानों का दुरुपयोग पति और उसके परिवार के खिलाफ व्यक्तिगत प्रतिशोध लेने के साधन के रूप में इस्तेमाल करने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। वैवाहिक विवादों में अस्पष्ट और सामान्य आरोप लगाए जाते हैं। अगर इनकी जांच नहीं की गई तो कानूनी प्रक्रियाओं का दुरुपयोग होगा। पत्नी तथा उसके परिवार द्वारा दबाव डालने की रणनीति को बढ़ावा मिलेगा। अंत में दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्तियों ने, दोनों न्यायमूर्तियों ने फिर से एक बार दोहराया कि वैवाहिक विवादों में उत्पन्न होने वाले आपराधिक मामलों की व्यवहारिक वास्तविकताओं को ध्यान में रखते हुए अत्यंत सावधानी से जांच करनी चाहिए। पत्नी द्वारा अपने देवर के विरुद्ध जो दहेज उत्पीड़न और क्रूरता की एफआईआर दर्ज कराई गई थी, उसको खारिज कर दिया। और खारिज करते हुए अदालत ने एक और बात अंत में कही कि अदालतों को शिकायतों से निपटने में सावधानी और सतर्कता बरतनी चाहिए। वैवाहिक विवादों से निपटते समय व्यवहारिक वास्तविकताओं को ध्यान में रखना चाहिए, जहां न्याय की विफलता और कानूनी प्रक्रियाओं के दुरुपयोग को रोकने के लिए आरोपों की अत्यंत सावधानी और सतर्कता से जांच की जानी चाहिए। दो बातें महत्वपूर्ण कही कि जहां पर न्याय की विफलता हो रही हो और कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग हो रहा हो तो आरोपों की बहुत ही गहनता से जांच करनी चाहिए। तो दोस्तों, इस तरीके से ये एक और 498 ए का जजमेंट जिसमें देवर के खिलाफ एफआईआर को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्वैश कर दिया गया। जाने से पहले जरूर मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आप चैनल में नए हो, वीडियो को पहली बार देख रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबाकर ऑल पे जरूर सेट कर दें। आज के इस एपिसोड में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य एपिसोड में कानून की कुछ अन्य जानकारियों के साथ। तब तक महत्वपूर्ण कानूनी जानकारियों के लिए देखते रहें लीगल एंड सोशल अवेयरनेस।